एक तरफ ईरान ने गैस के विशाल भंडार की खोज का दावा किया है, दूसरी तरफ गजा में हमले और मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पश्चिमी किनारे पर छापे, गिरफ्तारियां और हिंसा जारी है। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पर जाने वाले हैं। तो आखिर इस वक्त ईरान, इजराइल, गजा और पूरे पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ईरान से आई उस खबर की जिसने ऊर्जा बाजार और वैश्विक ताकत के समीकरणों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाक नेजाद के मुताबिक देश के फारस प्रांत के दक्षिण में एक गैस क्षेत्र में 7.5 खरब टन फुट से ज़्यादा गैस का पता लगाया गया है। ये खोज ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान पहले से ही आर्थिक दबाव, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव का सामना कर रहा है। अगर इस गैस भंडार का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर शुरू होता है तो ये ईरान की ऊर्जा क्षमता को और मजबूत कर सकता है। यही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा है कि उनका देश आर्थिक, सैन्य और सुरक्षा के मोर्चे पर एक व्यापक जंग का सामना कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की ताकत और एकजुटता ने दुनिया को हैरान कर दिया है। उनका कहना है कि विरोधियों को उम्मीद थी कि दबाव के कारण ईरान टूट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि नई गैस खोज के बाद क्या ईरान आर्थिक मोर्चे पर खुद को और मजबूत करने की कोशिश करेगा, और क्या ये खोज भविष्य में क्षेत्रीय राजनीति पर भी असर डालेगी। दूसरी बड़ी खबर गजा से आ रही है, जहां मानवीय संकट के बीच मरीजों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा से 25 मरीजों और उनके साथ 32 परिवार के सदस्यों को मिस्र भेजा गया है। ये निकासी रफा सीमा पार से की गई है और उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो काम करने वाले हैं उनका जिक्र किया गया है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री लंबे समय से भारी दबाव में है और गंभीर मरीजों के लिए बाहर इलाज तक पहुंचना बेहद मुश्किल बना हुआ है। ऐसे में इन मरीजों की निकासी को राहत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि गजा में अभी कितने ऐसे मरीज मौजूद हैं जिन्हें तत्काल इलाज की सख्त ज़रूरत है। उधर गजा के मध्य हिस्से से भी हमले की खबरें सामने आई हैं। नुसरत शरणथी शिविर और अज जवाइजा इलाके में इजरायली हमले में 2 फिलिस्तीनी की मौत और 7 लोगों के घायल होने की आज खबर आई है। इसके अलावा सलाह अल दीन जो एक रोड है उसके आसपास एक दूसरे हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है और इसमें 2 लोगों को जख्मी बताया गया है। स्थानीय चिकित्सा सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि हमलों के बाद घायलों को अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया। गजा में लगातार हो रही हिंसा के बीच मरने और घायल होने वालों की संख्या बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। स्थानीय स्वास्थ्य सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है। हालांकि युद्ध जैसी परिस्थितियों में अलग अलग पक्षों की तरफ से जारी आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा मुश्किल हो रही है, लेकिन इतना साफ है कि गजा का मानवीय संकट लगातार गंभीर बना हुआ है। अब रुख करते हैं पश्चिमी किनारे की तरफ, जहां तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नाबलूज के आसपास अस्कर शरणार्थी शिविर में इजरायली बलों के एक अभियान के दौरान 14 साल के एक फिलिस्तीनी शख्स को गोली लगने से उसकी मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय चिकित्सा सूत्रों के मुताबिक उस बच्चे को सीने में गोली लगी थी। इस घटना ने एक बार फिर पश्चिमी किनारे में जारी सैन्य अभियानों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। सिर्फ नाबलूस ही नहीं बल्कि तुलकरम, तुबास और आसपास के कई इलाकों में भी छापों और झड़पों की खबरें सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है कि कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। तुबास में फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट की टीमों ने कई लोगों का इलाज किया है, जिनमें बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। एक दूसरी घटना में एक 15 साल के फिलिस्तीनी लड़के के साथ मारपीट की भी खबर सामने आई है। रमल्ला के उत्तर पूर्व में स्थित अल मुगैयर गांव की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली बलों ने गांव के उस रास्ते को भी बंद कर दिया है जो निवासियों के आने जाने का एकमात्र बचा हुआ रास्ता था। बताया यह गया है कि वाहनों को रोककर पूछताछ की गई और कुछ जगहों पर आंसू गैस छोड़ी गई। अगर किसी गांव का एकमात्र रास्ता बंद हो जाए तो वहां रहने वाले लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी, इलाज, पानी, खाना और ज़रूरी सामान तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसी बीच नाबलूस के दक्षिण में कुसरा गांव को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ परिवार कई दिनों से ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जहां रास्ते पूरी तरीके से बाधित हैं और पानी की आपूर्ति बिल्कुल मुश्किल होती जा रही है। दूसरी तरफ बैतलहम के पूर्व में कुछ फिलिस्तीनी ज़मीनों पर जैतून और अंगूर की
जो पेड़ थे उनको नुकसान पहुंचाए जाने की खबर सामने आई है। पश्चिमी किनारे में बस्तियां, सैन्य अभियानों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव लंबे समय से जारी है और मौजूदा घटनाक्रम ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियों की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सोमवार को तेहरान के दौरे पर जाने वाले हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार यह दौरा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। इससे पहले आसिम मुनीर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच फोन पर गुफ्तगू की खबर सामने आई थी। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि क्षेत्र में संघर्ष विराम और तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान और कतर जैसे देशों की मध्यस्थता की कोशिशों का जिक्र हो रहा है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर हो रही है कि तेहरान में होने वाली बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या इस क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में कोई ठोस रास्ता निकलता है। ईरान से एक और गंभीर खबर सामने आई है। देश की ईरानी न्यायपालिका का कहना है कि मामले में अदालत और सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सजा लागू की गई है। ईरान में प्रदर्शनों और सुरक्षा मामलों से जुड़े मुकदमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी बहस होती रही है। ऐसे मामलों में सरकार का रुख सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता पर केंद्रित रहा है, जबकि मानवाधिकार संगठन न्यायिक प्रक्रिया और सजा के तरीकों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ये मामला भी बेहद ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान पहले से ही अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के दबाव का सामना कर रहा है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने ब्रिटेन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। एक ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर ईरानी हैकरों ने एक छोटे ब्रिटिश बिजली संयंत्र को 4 दिनों तक बंद रखने में सफलता हासिल की है। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इस घटना का असर ब्रिटेन की व्यापक बिजली आपूर्ति पर नहीं पड़ा है, लेकिन उससे ऊर्जा ढांचे पर साइबर हमले के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है। बताया ये गया है कि सुरक्षा कारणों से प्रभावित बिजली संयंत्र का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये साफ संकेत होगा कि आधुनिक संघर्ष केवल मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और सैनिकों तक सीमित नहीं रह गया है। अब बिजली, पानी, संचार और दूसरी महत्वपूर्ण सेवाएं भी साइबर हमलों के निशाने पर आ रही हैं। फिलिस्तीन की राजनीति से भी एक अहम खबर सामने आई है। फिलिस्तीनी उपराष्ट्रपति हुसैन अल शेख ने कहा है कि नवंबर में चुनाव कराने का फैसला बरकरार है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि मौजूदा गजा निरस्त्रीकरण योजना के संदर्भ में हमास अपनी पहचान के तहत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेगा। उनका कहना है कि चुनावों में पश्चिमी किनारा, गजा और यरूशलेम सभी को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा सुरक्षा और राजनीतिक हालात में वास्तव में चुनाव कराना संभव होगा। अगर इजरायली हस्तक्षेप या सुरक्षा परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं हो पाते हैं तो फिलिस्तीनी नेतृत्व दूसरे राजनीतिक विकल्पों की तरफ बढ़ सकते हैं। इस पूरे मामले में अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन प्राधिकरण और अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के बीच राजनीतिक सहमति बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर सुबह की रिपोर्टों में हॉर्मोज को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान सामने आए हैं। तेहरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर कोई देश अमेरिका के प्रतिबंधों में शामिल होता है तो उसे ईरान दुश्मन के तौर पर देख सकता है और तेल के निर्यात को लेकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है और यहाँ किसी भी तरह का तनाव अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच गजा से जुड़े राजनीतिक समझौते को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। हमास के नेता ओसामा हमदान ने कहा है कि संगठन ने अमेरिकी पक्ष से ये बात कही है कि जब तक इजराइल सार्वजनिक रूप से किसी समझौते को स्वीकार नहीं करता तब तक हमास खुद को इसके लिए किसी हिस्से को लागू करने के बाध्य नहीं मानता। इसका मतलब साफ है कि गजा में किसी भी संभावित शांति योजना को लागू करने से पहले कई जटिल राजनीतिक और सुरक्षा सवालों का समाधान जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर आज की बड़ी तस्वीर बेहद साफ है। ईरान नई गैस खोज के जरिए अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की कोशिश में दिखाई दे रहा है। गजा में मरीजों की निकासी के बावजूद अब मानवीय संकट और हमले जारी हैं। पश्चिमी किनारे में छापे, हिंसा और रास्तों की बंदिशों ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का तेहरान दौरा क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से अहम
होने वाला है। ईरान में सुरक्षा मामलों पर कड़ी कार्रवाई जारी है। साइबर युद्ध का खतरा ब्रिटेन तक पहुंचने की खबरों से चर्चा में है और फिलिस्तीनी राजनीति में नवंबर के चुनावों को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या आने वाले दिनों में कूटनीतिक कोशिशें मध्य पूर्व में तनाव को कम कर पाएंगी, या फिर गजा, पश्चिमी किनारे, ईरान और स्टेट ऑफ हार्मोज से जुड़ी घटनाएं इस क्षेत्र को और बड़े टकराव की तरफ ले जाएंगी। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।